अम्मी, इस बात में नोमी भाई से क्या ही पूछना। सायका, नोमान इस घर का बड़ा बेटा है, उससे सलाह मशवरा करना बहुत जरूरी है। नहीं अम्मी, अब्बू के इंतकाल के बाद इस घर की बड़ी आप हैं, सही गलत का फैसला आप करेंगी, नोमी भाई नहीं। मैं नोमान से बात किए बगैर कोई भी फैसला नहीं ले सकती। ये अच्छा है, बेटी की शादी हो गई तो मतलब इस घर पे बेटी का कोई हक ही नहीं है। सायका बेटा, तुम गलत समझ रही हो, ये तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे यहाँ आओ रहो। जी, लेकिन एक मेहमान की तरह। अब्बू के इंतकाल के बाद सिर्फ नोमी भाई का ही नहीं, अम्मी मेरा भी अब्बू की जायदाद पर हक है। और वैसे भी सब कुछ एक ही औलाद को दे देना बहुत नाइंसाफी वाली बात है, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी तुम्हारे अब्बू को गुजरे 2 महीने नहीं हुए कि तुमने हिस्से की बात शुरू कर दी। वक्त पर सही फैसले और सही काम हो जाए ना तो ही बेहतर होता है। बात की चिक-चिक कौन उठाए, और वैसे भी जायदाद के नाम पे सिर्फ एक ही घर ही तो है। सायका बेटा, तुम खुद ये सोचो कि अगर हम ये घर बेचकर तुम्हें हिस्सा दे देते हैं तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। तुम्हारा तो अपना घर है, इम्तियाज की इतनी अच्छी नौकरी है, अल्लाह का दिया सब कुछ है तुम्हारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। खैर अम्मी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा हक चाहिए जो कि शरई और कानूनी भी है। कब आई? आज सुबह आप लोग सब सो रहे थे, आप लोगों से मिले हुए काफी टाइम भी हो गया था ना, सोचा मुलाकात भी हो जाएगी। और पता है, एक गुड न्यूज भी है। 15 दिन पहले जब अब्बू का 40वां था तो 1 हफ्ता रह के गई थी। तो क्या अब मेरे आने जाने पे भी हिसाब होगा? अगर हिसाब रखना होता ना तो बहुत पहले रखता, जब तुम्हारी शादी की थी। नोमान बेटा, ये सब क्या कह रहे हो तुम? ठीक कह रहा हूँ अम्मी। 5 साल पहले जब इसकी शादी की थी ना, उस वक्त मेरी नई नई जॉब लगी थी। इसकी पसंद की हर चीज दिलाई थी मैंने, जो मांगा वो दिया, ताकि इसे ससुराल में जाके बातें ना सुननी पड़े, किसी चीज की कमी ना रहे ससुराल में। अब्बू ने उधार भी लिया था और वो उधार मैंने जॉब करके चुकाया है। तो अब क्या आप एहसान जताएंगे? एहसान है तो एहसान मानो। अभी अब्बू की कब्र की मिट्टी भी ठंडी नहीं हुई, अब तुम हिस्सा मांगने आ गई। अम्मी को घूरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सुन लिया था मैंने। तुम और तुम्हारा शौहर इतने लालची निकलोगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नोमी भाई, तमीज से बात करें। मुझे तमीज सिखाने से पहले खुद को ठीक करो। अब इस घर पे और इस घर की किसी भी चीज पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। सायका, खाना खाओ बेटा। जाने दे अम्मी, जाने दे। इस घर में इसका जितना दाना पानी था, अब नहीं। सायका बेटा, मेरी बात सुनो, इस तरह घर से जाना, ये घर अब मेरा नहीं है, ये घर तो आपके उस नोमी का है। इस बात का मतलब ये नहीं था बेटा। अम्मी, आप अब भी उनकी साइड ले रही हैं? ये सब कुछ देखते हुए भी कि किस तरह से उन्होंने मुझसे बात की, और हद तो जब हो गई जब इम्तियाज को भी बीच में घसीट दिया। देखो बेटा, इस वक्त तुम दोनों गुस्से में हो और सुबह आराम से बात करेंगे। सुबह? इस घर में कल मेरा सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, आज सुबह की बात कर रही है। नुमान, तुम ही समझाओ इसे बेटा। अगर इतना ही दम घुट रहा है तो रुकी क्यों हो? चली जाओ। किस आस में बैठी हो कि कोई तुम्हारे हाथ पैर जोड़ के तुम्हें रोके? क्या हो गया बेटा, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? अम्मी, मैं बात बढ़ा नहीं रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ बात। जी ठीक है, मैं आ रही हूँ। इम्तियाज की कॉल थी, आ गए इम्तियाज, जा रही हूँ मैं। अम्मी, एक बात याद रखिएगा, अभी ना सही, लेकिन कभी तो आपको एहसास होगा कि आपने गलत का साथ दिया है। सायका, सायका,
जाने दे अम्मी। देखिए बेसिकली चूंकि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान के साथ ही पहले आज़ादी से पहले पूरा एक ही मुआशरा था, और उस हिंदू कल्चर के ज़ेर असर चूंकि हम लोग रहते थे, तो वहाँ की बहुत सारी रस्में रिवायात, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके नॉर्म्स थे वो हमारे यहाँ कंटिन्यू हो रहे हैं। तो जो जहेज़ से मुताल्लिक़ चीज़ें हैं वो भी वहीं से ही, ये समझ लें आप, कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि वहाँ पे जहेज़ का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और शादी कर दी और उसके बाद में जनाब जो भी शादी पे ख़र्चा हुआ वो समझ लें कि ये आपका जहेज़ है या जो भी देना था वो दे दिया, जबकि दर हकीकत ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करें और मुस्लिम माशरे की बात करें तो इसमें जहेज़ के नाम पे तो कोई ऐसी बाइंडिंग्स हैं ही नहीं, ठीक है। ये तो शादी पे जो भी ख़र्चा करते हैं ये तो लोग अपने नाम व नमूद के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने नाम के लिए करते हैं, और बाद में जब अगर लड़की तकाज़ा करे अपने हिस्से का तो फिर कहते हैं कि जनाब हमने तो जो शादी पे किया वो अपनी हैसियत से बढ़ के किया और वही सब कुछ था। तो ये सरासर गलत है, सरीहन गलत है, और जो इस्लामी तकाज़े हैं उनको पूरा करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे बेटी का जो हिस्सा है विरासत में वो डिफ़ाइन किया है, उसके मुताबिक करना चाहिए। आज से ना मेरा अम्मी और मम्मी से कोई वास्ता नहीं है। हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी? इतनी इमरजेंसी में तुमने मुझे बुला लिया, ऊपर से सारे रास्ते गुस्से में मुंह फुलाए बैठी थी। क्या बात? होना क्या था, नौमान ने अपना सल रंग दिखा दिया। बोलते है कि मेरा अब्बू की जायदाद पर कोई हक नहीं है, जो देना था मुझे शादी पर दे दिया। क्या? अम्मी ने क्या कहा? क्या कहेंगी, उन्होंने भी नौमान का ही साथ दिया। तो ज्यादती है यार, उस घर पर तुम्हारा भी कानूनी हक है। चलो तुम्हारा ना सही, लेकिन हमारे होने वाले बच्चे का तो है ना। अच्छा ये बताओ, तुमने उन्हें बताया था कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो? इम्तियाज कैसे बोलती, मैं कुछ कहती इससे पहले ही नौमान ने अपने तानों की दिया की बौछार मुझ पे कर दी। देखो, अगर तुम चाहो तो हम कानून से मदद ले सकते हैं, तुम्हारा हक है ये। नहीं इम्तियाज, फिलहाल मैं कोई भी स्ट्रेस लेना नहीं चाहती हूँ। शादी के 5 साल बाद एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी में। मैं अभी इन लोगों का जिक्र भी सुनना नहीं चाहती हूँ। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता। अम्मी, आपसे कोई मिलने आया? सायका, अम्मी उसके अलावा भी दुनिया में लोग हैं। कि लाइबा है, मेरे साथ ऑफिस में काम करती हैं। लाइबा ये मेरी अम्मी है। हेलो आंटी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ बेटा, आओ बैठो। थैंक्स आंटी। क्या लोगी, चाय या शरबत? नो आंटी, कुछ नहीं, थैंक यू। एक्चुअली हम दोनों अभी लंच करके आए हैं, राइट अम्मी? या राइट। अम्मी वो इसका मैं प्रॉपर इंट्रोडक्शन नहीं करवा पाया। असल में मैं और लाइबा 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, तो शादी करना चाहते हैं। बेटा सायका को भी मिलवा देते लाइबा से। अम्मी सायका को क्यों मिलवाना है? मेरी जिंदगी है, मैं फैसला करूंगा, ना कि वो तुम्हारी छोटी बहन है, उसका मिलना भी जरूरी है। अम्मी वो सब आप देखें, मैंने लाइबा से वादा किया था कि जब हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम शादी कर लेंगे, और ये सही वक्त है। बस आप लाइबा के पेरेंट्स से जाके बात कर लें।
हेलो, कैसी हो सायका बेटा? कैसी हो सकती हूँ मैं? अभी तक नाराज हो अपनी माँ से? मैं कौन हूँ जो आपसे नाराज हूँ? अच्छा छोड़ो, जो हुआ भूल जाओ। आप लोगों के लिए कहना बहुत आसान है। अपना जायज हक ही तो मांगा था मैंने, लेकिन आपके बेटे ने अपना असली रंग ही दिखा दिया। बेटा सायका, इम्तियाज की कितनी अच्छी नौकरी है, हैं? अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, अपना घर है तुम्हारा, उसके बावजूद बेटा। अम्मी, ये बातें बार बार दोहराकर आप इस चीज से किनारा नहीं कर सकती है कि नाजायज किया है आप लोगों ने मेरे साथ। खैर, आपने जिस काम के लिए फोन किया है ना, आप वो बात बोले। क्यों, अब बिना काम के माँ बेटी से बात नहीं कर सकती? अच्छा खैर छोड़ो, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं नुमान की शादी कर रही हूँ। और तुम हो उसकी छोटी बहन, हाँ, और तुम्हारा होना भी बहुत जरूरी है। तो हम लोग ना कल शाम को जा रहे हैं लड़की वालों के यहाँ। मेरा होना ना होना आप लोगों के लिए कितना जरूरी है ये मैं देख चुकी हूँ। ना मुझे नुमान के रिश्ते में कोई इंटरेस्ट है और ना ही उसकी शादी में। तो मेहरबानी करके अब मुझे दोबारा कॉल मत करिएगा। अरे हेलो हेलो सायका, सायका बेटा मेरी बात। फाइनली वो दिन आ गया जिसका हमें सालों से इंतजार था। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। खुश तो होना तुम? खुश हूँ लेकिन खुश हूँ लेकिन यहाँ नहीं। तुम्हारी बात को समझा नहीं। खुल के बताओ क्या कहना चाहती हो? नुमान, तुम्हारा लाइफस्टाइल तो जानते ही हो। मैं हमेशा से ही पोश एरिया में रही हूँ और तुम्हारा ये घर। आई नो स्वीटहार्ट, ये घर अब्बू का था, उससे पहले दादा का। इकलौता होने की वजह से दादा ने ये घर अब्बू को दे दिया। तो इसका मतलब अब्बा के बाद अब ये घर तुम्हारा? हाँ कह सकते हैं, लेकिन सायका ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसको बेचकर अपना हिस्सा लेने की। तो बेच दो ना ये घर। What? Are you serious? अगर ये घर बेचकर मैं उसे हिस्सा दे दूंगा तो मेरे हिस्से में क्या आएगा? मैं ये कब कह रही हूँ कि बेच के उसे हिस्सा दे दो। मैं तो ये कह रही हूँ कि ये घर सेल कर दो और जो पैसे आएंगे उससे हम किसी और अच्छे एरिया में घर ले लेंगे, और जो पैसे कम पड़ेंगे वो तो पापा दे ही देंगे। तुम्हारे पापा से मैं पैसे लूं? नहीं नहीं भाई, मैं ये नहीं कर सकता। वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं, मुझसे नहीं होगा भैया। वो मैं फर्स्ट टाइम मिलने आई थी ना आंटी से, तब मैंने पापा से बात कर ली थी और वो मान भी गए थे। देखो तुम भी मान जाओ प्लीज। अब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हूँ और मेरी खुशियों का ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखिए, शादी के बारे में कहते हैं कि सिर्फ दो लोगों का नहीं बल्कि दो फैमिलीज़ का ये एक मिलाप है। तो दिस इज़ द यूनियन ऑफ टू फैमिलीज़। तो उसी हिसाब से हमें देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि आगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। शादी हमेशा ऐसे स्टेटस के साथ करनी चाहिए जिसके साथ आप सिंक कर सकें, जो आपके साथ मैच करता हो। लड़की को जब आप देखते हैं तो लड़की का भी पढ़ी लिखी हो आपके और उसकी जहनी हम आहंगी हो। इसी तरह ख़ानदान को अगर आप देखते हैं तो फैमिली स्टेटस भी दोनों के तकरीबन मैच करने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा तो फिर उसका इम्पैक्ट आपकी शादीशुदा ज़िंदगी पर भी होगा। स्पेशली अगर लड़की किसी अमीर ख़ानदान से है तो फिर उसका असर ये होगा कि लड़के को सारी ज़िंदगी जी हुजूरी करनी पड़ेगी, यस बॉस कहना पड़ेगा, बीवी को भी यस बॉस कहना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि अल्लाह ताला ने मर्द को, आप समझ लें कि जो बीवी बच्चे हैं उनका हाकिम बनाया है। तो आपके अंदर वो सलाहियतें होनी चाहिए, आपको उसी हिसाब से चीज़ों को लेके चलना चाहिए, बजाय इसके कि आप पैसे की खातिर किसी अमीर रिश्तेदार ख़ानदान में शादी कर लें और फिर सारी ज़िंदगी उस रिश्ते को निभाने के लिए कंप्रोमाइज़ करते रहें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उठ गए बेटा? जी। काफी देर से मैं इंतजार कर रही हूँ तुम दोनों का नाश्ते पे। क्यों इंतजार कर रही है? मैं आपसे कहा है कि टाइम पे नाश्ता कर लिया करें।
हाँ बेटा, इसलिए इंतजार कर रही हूँ कि एक साथ नाश्ता करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये लाइबा कहाँ है? सो रही है अभी तक? बेटा, अगर बहू पहले दिन ही किचन संभाल ले ना तो बहुत आसानी होती है। ये आप अपनी आसानी के लिए उसे क्यों परेशान कर रही हैं? आप जिस तरह पहले नाश्ता बनाती थी बना लिया करें। वो ठीक है, लेकिन अब घर में बहू आ गई है ना बेटा, तो अम्मी, बहू घर में लेकर आए, कोई नौकरानी नहीं। और वैसे भी उसके घर में नाश्ता उसकी नौकरानियां ही बनाती थी, और जॉब भी वो अपने शौक के लिए करती थी। गुड मॉर्निंग आंटी। डिड आई मिस समथिंग? ब्रेकफास्ट मिलेगा या ऑर्डर करूं? नहीं नहीं, अम्मी बना देंगी। तुमने आंटी से बात की? अम्मी, वो लाइबा मिलके हम चाहते हैं कि ये घर बेच के किसी अच्छी जगह पे नया घर ले लें। नोमान, ये क्या कह रहे हो बेटा? ये घर हमारी विरासत है। कम ऑन आंटी, वारिस तो रहे नहीं, विरासत को रो रही हैं। पता है, दुनिया बहुत आगे चली गई है, खुद भी आप पीछे रह गई हैं और हमें भी पीछे कर रही हैं। लाइबा ठीक कह रही है अम्मी। ठीक है, अगर तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन हाँ, सायका को बताना होगा। सायका को? अरे सायका को बताने की क्या जरूरत है? इसलिए कि मैंने ये घर बेचने से सायका को मना किया था, क्योंकि मुझे उसको हिस्सा लेना पड़ता। अब जब तुम बेच रहे हो तो वो कुछ नहीं अम्मी, वैसे भी इस घर को बेच के कोई करोड़ों रुपए नहीं आ जाएंगे। नया घर खरीदने के लिए मुझे लाइबा के डैड से पैसे लेने पड़ेंगे, जब जाके नया घर आएगा। और सायका ने मेरी शादी में ना आकर ना वैसे भी साबित कर दिया है कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब जब रिश्ता नहीं तो हिस्सा नहीं। और प्लीज, आज के बाद इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। चलो। ओके आंटी। सायका, शादी के इतने सालों के बाद अल्लाह तुम्हें औलाद जैसी नेमत से नवाज रहा है, और तुमने ये बात अपनी माँ को बताना भी गवारा नहीं की। इतनी सख्त नाराज हो अपनी माँ से। मैं तो बता नहीं आई, लेकिन आप लोगों ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर मेरे बच्चे की क्या हैसियत? अम्मी, नुमान का तो मैं कुछ नहीं कह सकती, मगर आप तो एक माँ हैं। आपके लिए तो सारी औलाद एक जैसी होनी चाहिए, चाहे वो एक हो या 10। रहने दे इम्तियाज, इनके लिए सिर्फ इनका बेटा ही अहम है, मैं या मेरी औलाद नहीं। और वैसे भी अब तो नौमान की औलाद और फिर उसकी औलाद की औलाद को वो घर विरासत में मिलेगा। विरासत? कैसी विरासत? कौन सा घर? नोमान तो वो घर बेचना चाहता है। वाह अम्मी वाह, जब मैंने कहा कि वो घर बेच के मुझे हिस्सा दे दे मेरा, तो मुझे साफ मना कर दिया कि वो घर बेचना ही नहीं है। और अब कह रही है कि वो घर बेच रहे हैं, तो ठीक है, फिर मुझे भी मेरा हिस्सा दे ही दें। मैं वो घर बेचना नहीं चाहती, मगर लाइबा वहां नहीं रहना चाहती, इसलिए। हाँ, याद आया। सायका, ये बेटा पावर ऑफ अटर्नी के कागजात हैं, इन पे दस्तखत कर दो। ये लो। अच्छा, मतलब कि आप मेरा हक भी नौमान को दे रही हैं? बहुत ज्यादती है ये। बेटा, मेरा तो सोचो, उस घर पर मेरा और तुम दोनों का हक है, लेकिन बेटा अगर मैं वो घर बेच कर तुम्हें हिस्सा दे दूंगी तो फिर मुझे क्या बचेगा? मैं कहाँ जाऊंगी? अल्लाह का दिया सब कुछ तुम्हारे पास है, हर चीज से नवाजा हुआ है तुम्हें। सायका, हम नुमान पर केस करें, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा के रहूंगा। इतनी आसानी से नुमान को वो घर हड़प करने नहीं दूंगा। इम्तियाज बेटा, इन सब में कुछ भी नहीं रखा सिवाय कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के, और इस उम्र में मैं ये सब कुछ नहीं झेल पाऊंगी। और जो नाइंसाफी आपकी बेटी के साथ हो रही है वो झेल लेंगी आप।
तुम फिक्र मत करो साइका, मेरा दोस्त एक वकील है, मैं उससे मशवरा करता हूँ। नहीं इम्तियाज, रहने दे। इस सब से हमारे खानदान की भी बदनामी होगी। और वैसे भी आज तक कभी भी कोई मामला हमारे खानदान का कोर्ट तक नहीं गया है। अम्मी, मैं सिर्फ आपके इन पेपर्स पे सिग्नेचर कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, मेरे साथ बहुत नाइंसाफी कर रही हैं आप, बहुत। अब देखें, जब हम इस तरह की शादियां कर लेते हैं कि जनाब फैमिली स्टेटस का ख्याल नहीं रखते और बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, तो फिर बीवी की माननी है। अब बीवी अगर फॉर्चुनेटली अच्छी हो तो फिर तो वो पूरे ख़ानदान को सही से लेके चलेगी, लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा नहीं होता। तो फिर होता ये है कि बीवी की मानने के चक्कर में इंसान अपने नियर वंस और डियर वंस को हर्ट करना शुरू कर देता है। जैसा कि इस स्टोरी में भी हमने देखा कि जब विरासत के देने की बात थी तो मकान बेचने से इनकार कर दिया, और जब बीवी ने कहा तो फ़ौरन से तैयार हो गए। तो इसका इम्पैक्ट फिर ये होता है कि जो भी आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं, ब्लड रिलेशंस होते हैं, ज़ाहिर है वो मेंटली सफ़र करते हैं और बहुत सी दफ़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं, फिर उसकी वजह से उनकी अपनी फैमिली सफ़र करती है। तो यानी आपका एक गलत डिसीजन जो है वो बहुत दूर तक अफेक्ट करता है। Are you serious? मैं भी ये सोच रही थी कि नोमी के साथ चली जाऊं लास वेगस। ऐसे करते हैं कि साथ में चलते हैं नेक्स्ट मंथ। हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। लाइबा बेटा, जरा सब्जियां काटने में मेरी मदद करो। और सुनो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। ओके, बाय, टेक केयर। Are you serious आंटी? मैं अभी अभी मैनिक्योर करवा के आई हूँ। 1000 रुपए मैंने इसलिए नहीं लगाया कि यहाँ बैठ के सब्जियां काटूं। बेटा, खाना तो मैंने पका लिया है, सिर्फ ये सलाद की सब्जी काटने को तो कहा है। हाँ तो वो भी काट लेती। जब मैं नहीं थी तो कौन करता था ये सब काम? करती थी ना आप। अब क्या हो गया है? जब से मैं आई हूँ ये कर दो तो वो कर दो, कोई काम ही नहीं आपके पास। हुआ क्या है, मुझे कुछ बताएंगी? और ये बैग? मैं बताता हूँ। अम्मी का मुझे फोन आया था। दरअसल नुमान ने अम्मी को घर से जाने का कह दिया। अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी तुमसे बात करने की, तुम्हें फोन करने की, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। घर से जाने का कह दिया? लेकिन क्यों? दोपहर से दोनों कहीं गए हुए थे और जब शाम को वापस आए तो। बेटा, कहाँ चले गए थे? कितनी कॉलें की हैं मैंने, एक कॉल भी नहीं उठाई मेरी। अम्मी, आपको बताया तो था कि आजकल हम लोग मकान देखने जा रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, तुम लोग मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने भी दोपहर को कुछ नहीं खाया। और आंटी, खाना तो हम बाहर से खा कर आए। और अम्मी, आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप हमारा इंतजार मत किया करें, खा लिया करें खाना। और वैसे भी हमारे घर का हो गया। चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम दोनों की टेंशन खत्म हो गई। लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? एक्चुअली अम्मी, मकान तो हमें पसंद आ गया है। लाइबा के अब्बू ने उसकी हाफ पेमेंट कर दिया। बकाया पेमेंट में ये घर बेच के कर दूंगा। मगर क्या? एक्चुअली आंटी, उस घर में ज्यादा रूम्स नहीं है। एक बेडरूम है और एक ड्राइंग रूम। तो हम ये बात ये कि हम आपको ले जा नहीं सकेंगे अपने साथ। तुम्हारा क्या मतलब है बेटा? सिंपल सा मतलब है आंटी, अब उस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। एक्चुअली वहाँ तो सर्वेंट के लिए भी रूम नहीं है ना। अब तो मैं 24 घंटे के लिए सर्वेंट भी नहीं रख सकती। बस उस घर की एक ही अच्छी बात है, वो मुझे बहुत पसंद है, एक पोश एरिया में। वाह बेटा वाह, तुम्हारी माँ की औकात तुम्हारी बीवी के सर्वेंट से भी गई गुजरी। आंटी प्लीज बस कर दें, कितना इमोशनल ड्रामा करती हैं आप। देख रहे हो अपनी बीवी को? अम्मी, क्या गलत कह रही है वो? ठीक ही तो कह रही है। आपने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब हमें सुकून से जीने दें। आप एक काम करें, आप साइका के पास चली जाएं, और ऐसे ही नहीं
मैं हर महीने आपको 10,000 रुपये भेज दिया करूंगा, ताकि उसे भी ना लगे कि आप उसके ऊपर बोझ हैं। वैसे आंटी 10,000 काफी होंगे ना आपके लिए इस उम्र में? हम ये काम करें, आप आज ही चली जाएं, क्योंकि कल एक पार्टी इस घर को देखने आ रही है और वो काफी इंटरेस्टेड है, तो हो सकता है ये मैं कल ही भेज दूं। चले भी चेंज कर लूँ मैं। आंटी खाना खा लीजिएगा। देखिए, माँ बाप से आजकल जो दूरी है उसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। एक रीज़न ये भी होती है कि बचपन में माँ बाप औलाद को दूर रखते हैं, वो बॉन्डिंग नहीं होती, वो बाइंडिंग इस्टेब्लिश नहीं होती, जिसकी वजह से जब औलाद बड़ी होती है तो फिर चूंकि एक बॉन्ड डेवलप नहीं हुआ होता तो उसकी वजह से वो दूरी रहती है और एक गैप रहती है। इसके अलावा आजकल जो देखने में आता है, जो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है कि चूंकि पढ़ लिख के वो ये समझते हैं कि जनाब हम कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर हो गए और वालिदैन जो हैं उन्हें कुछ नहीं पता। यानी अक्सर आजकल हम देखते हैं कि माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं आपस काउंसलिंग के लिए, तो बच्चों का बस ये होता है आपको नहीं पता। अरे भाई, ऐसी क्या चीज़ है जो माँ बाप को नहीं पता, और तुम इतने कैसे पढ़ लिख के काबिल हो गए कि तुम्हें हर चीज़ पता चल गई है। तो ये जुमला ही कहना बहुत गलत बात है, और इस्लाम से दूरी इसकी बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि इस्लाम तो कहता है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना करो जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुँच जाएं। इस्लाम तो कहता है कि अपने माँ बाप की तरफ मुस्कुरा कर देखना मोहब्बत भरी नज़र से, ये हज का सवाब है। तो चूँकि इस्लाम से भी दूरी है, क्योंकि बंदा अल्लाह का ही नहीं हुआ है, तो फिर वो अपनी माँ का क्या होगा या अपने बाप का क्या होगा। तो जब हम इस्लाम से करीब होंगे तो उसकी तमाम तालीमात पे भी अमल करेंगे, और फिर वो सारे रिश्तों का तक़द्दुस भी हम सही तरीके से उनका एहतराम करेंगे। तो जब जब ऐसा होता है कि माँ बाप से बदतमीज़ी की जाए या माँ बाप को ये सोचा जाए कि बस ये कोई एक्स्ट्रा एंटिटी बन चुके हैं और उनको घर से निकालने की फ़िक्र की जाए, तो फिर ऐसी औलाद का एंड जो है वो अच्छा नहीं होता। फिर ऐसी औलाद को अपने अंजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी, जिस बेटे का साथ देने के लिए आपने मेरे साथ इतनी नाइंसाफी की, वो बेटा ही आपके साथ ऐसा कर देगा। बेटा, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की गुनहगार हूँ। मुझे चाहो तो घर से निकाल सकती हूँ, लेकिन मुझे एक बार माफ कर दो बस। अम्मी, मेरा आगे हाथ जोड़ के मुझे गुनहगार तो ना करें। मैं मानती हूँ आपसे नाराज थी मैं, लेकिन मेरा खून अभी इतना सफेद नहीं हुआ कि आपको घर से ही निकाल दूं मैं। आप बिल्कुल सही कहती थी, मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ तो है। अच्छा शौहर है, मेरा अपना घर है, और अब तो अल्लाह पाक मुझे औलाद की खुशी से भी नवाज रहा है। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि कल को मेरी एक औलाद हो या दो, विरासत में दोनों का हिस्सा होगा, ताकि कल को मुझे ये वक्त ना देखना पड़े। तो बड़ी सादत की बात होती है कि अगर किसी औलाद को अपने माँ बाप की खिदमत का मौका मिले, और जैसा कि हम इस स्टोरी में देखते हैं कि वो बेटी जो है इस खिदमत के मौके को खुशदिली के साथ अवेल करती है। तो बेसिकली ये तो वो खेती है जो आप आज लगाएंगे और कल काटेंगे। जैसा आप करेंगे अपनी माँ के साथ, आपकी औलाद भी आपके साथ कल को वैसा ही करेगी। तो माँ बाप की खिदमत में बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ना चाहिए, उसको खुशदिली के साथ करना चाहिए। जहाँ तक विरासत से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद हमेशा एक साथ रहे, उसके अंदर खुलूस हो, मोहब्बत हो, तो वालिदैन को चाहिए कि विरासत की तमाम चीज़ें, तमाम कार्रवाइयाँ अपनी ज़िंदगी में पूरी कर दें। जिसका जो हिस्सा बनता है उसको दे दें, उस अपनी एक डीड बना दें, वसीयत बना दें, ताकि आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो। आपकी एक छोटी सी गलती आगे जाके रिश्तों में ख़राबी पैदा करती है।